बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सनाउल्लाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छा नाम है आपका। बहुत शुक्रिया। इमरान हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह का आगाज़ बड़ा शानदार हो गया होगा और अगर कुछ कमी रह गई है तो वो कमी पूरी करने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। बहुत से अच्छे अच्छे सेगमेंट्स लेकर आएंगे और आपकी सुबह को मजीद खुशगवार बना 2 घंटे हमारा और आपका साथ रहेगा और कोशिश करेंगे कि ये 2 घंटे बहुत ही खुशगवार रहें, प्रोडक्टिव रहें, फ्रूटफुल रहें आपके और हमारे लिए। तो आगाज़ करते हैं खुशबू से। वाह वाह। खुशबू का कितना इफेक्ट होता है इमरान जिंदगी पर? देखें, चाय की खुशबू से तो मुझे बड़ा लगाव है। वाह, वाह, चाय वाह, अच्छी वाह। बनी हो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है और बारिश और दिल जब होती है तो मिट्टी की खुशबू। वाह 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 वाह। और हाँ जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ वैसे एक रिसर्च सामने आई है, अपने नाज़रीन से भी हम शेयर कर लेते हैं। एक रिसर्च है जिसमें ये बताया गया है कि जो खुशबू है उसका आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके दिमाग पे, आपके दिलो दिमाग पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जैक्टली। और बड़े खुशगवार जो रिस्पॉन्सेज हैं आप में सामने आते हैं, अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ जो है वो सामने आती हैं। जैसे आप किसी बाग में जाएं और वहाँ पर फूलों की खुशबू हो, फूल ही फूल हो, तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। या फिर इतर या परफ्यूम की शॉप पर जाएं तो आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि आप बड़े फ्रेश हैं, मूड आपका खुशगवार होना शुरू हो जाता है। खुशबू का कारोबार करने वाले लोगों से अगर आप कभी भी मिलें तो वो बड़े हशाश बशाश खुश मिजाज होते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसकी वजह ये है कि खुशबू इंसान के मिजाज को खुशगवार बनाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक। आप गलत कहती नहीं है। बहरहाल ये 32 लोगों पे रिसर्च की गई थी, एक जदीद तहकीक है और ये मेडिकल जर्नल है जहाँ पर ये रिसर्च जो है वो शाया हुई है। उसके मुताबिक अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग है, 32 लोगों को जी इनका सैम्पलिंग साइज थी, 32 लोग थे, रजाकार थे। उन पे ये ट्राई किया गया, ये टेस्ट किया गया कि किस तरह से वो डिप्रेशन का शिकार 32 लोग थे। अगर उनको अच्छी खुशबू में रखा गया है, डिप्रेशन भी खत्म हुआ जी, अच्छी खुशबू उनको सुंघाई गई है तो उनमें बड़ी अच्छी अच्छी तब्दीलियां सामने आई हैं। और जिस मौसम में वो अच्छी अच्छी खुशबू सूंघ रहे थे तो उनको याद आ रहा था, अच्छे अच्छे माहौल याद आ रहे थे। इसमें नॉस्टैल्जिया भी तो नहीं होता कि अगर आपको खुशबू आती है? मेरे साथ ये मसला है, नॉस्टैल्जिया उसको कहते हैं कि आपको जैसे अगर बाहर का मौसम आ रहा है तो अगर हवा चली है और उसमें खुशबू होती है बाहर के मौसम में या किसी भी मौसम में, सर्दियों के गर्मियों, तो आपको एकदम से अपना कोई मेमोरीज वापस आना शुरू हो जाती हैं कि मैंने बाहर के मौसम में अच्छी मेमोरीज होती हैं कि ये किया था। बुरी मेमोरीज भी से जुड़ी होती हैं तो उसको नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं। तो यानी ये खुशबू जो है वो इंसान के दिमाग पर इस तरह से असरअंदाज होती है। कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो कि कुछ इवेंट्स के साथ मुंसलिक होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। कुछ खुशबुएं जो है इवेंट आपको याद के साथ भी होती हैं, कुछ लोगों के। एग्जैक्टली। तो इसको नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं कि आप किसी शख्स, किसी जगह, किसी भी कोई भी मेमोरी हो सकती है आपको खुशबू से जुड़ी हुई या हवा से, हवा की वजह से आपको खुशबू आती है और आप वहाँ पे उस जहान में या उस मेमोरी में चले जाते हैं। उसको नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं। और ये देखिए ना, इतनी अच्छी खुशबू मैंने चाय की सूंघी है और बड़ी अच्छी तब्दीली मुझ में आ रही है। वैसे खाली चाय जो है वो आपको पता है मैं खाली पेट पीता नहीं हूँ चाय। वैसे आप क्या स्नैक्स वगैरह यूज करती है चाय के साथ? मैं तो बेक टाइम खाती हूँ, तो मेरे ख्याल से चाय का जो परफेक्ट मैच है वो बेक टाइम ही है। लेकिन अफसोस आप सिर्फ खाती हैं, सिर्फ खिलाती नहीं है? खिलाती भी हूँ। कल मैं आपके लिए लेके आऊंगी, कल हम बेक टाइम खाएंगे यहाँ वादा हो गया। वादा ही हो गया। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए। नहीं हो जाएगा। सुनो पाकिस्तान में और सुनो न्यूज में जो भी वादे किए जाते हैं वो वफा होते हैं, ऐसे मत कहें आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मौसम की बात की हमने तो मौसम के साथ जो खतरात सामने आ रहे हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। खतरनाक नमूनिया मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निगल चुका है, जिनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है। सुबह भर में नमूनिया से अमवात की मजमूई तादाद 404 हो गई, जबकि 24 घंटे में 304 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि पंजाब में नमूनिया के बढ़ते हुए केसेस की बड़ी वजह रवां साल मौसम सरमा में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली स्मॉग भी है। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि नमूनिया के ज़्यादातर केसेस जो है वो वायरस की वजह से सामने आ रहे हैं और ये फेफड़ों को निशाना बनाते हैं। इसकी इब्तदाई अलामात में नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, ये आजकल वैसी बड़ी कॉमन है। और नमूनिया हल्का भी हो सकता है और काफ़ी संगीन भी हो सकता है। और ये ख़ास तौर पर देखा जाए तो सिर्फ जो 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चे हैं उन पे ये ज़्यादा अटैक कर रहा है और हम देख रहे हैं कि डेली इनके केसेस में भी इजाफा हो रहा है और बड़े बच्चों की जानें भी इसमें जा रही हैं। तो इमरान, अफसोस की बात यह है कि 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं, ज़्यादा उन पे असरअंदाज हो रहा है। और इसकी जो मेन वजह है वो वेदर है। वेदर में जो गंदगी है शायद वो इसकी वजह है, स्मॉग। और इतना पोल्यूटेड एरिया हो चुका हुआ है कि बच्चे मासूम होते हैं और उसी हवा में जब वो सांस लेते हैं तो वो उनकी बॉडी में जाकर ख़तरनाक असरात सामने आते हैं। तो वो मौसम की बात कर लेते हैं, मौसम के बारे में जान लेते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं और एबटाबाद, पेशावर, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 9 जख्मी हो चुके हैं। मरी में भी
8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। जबकि एक्सप्रेसवे पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। उधर लवारी के अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लवारी टनल बंद हो चुकी है और इलाके में बिजली की फराहमी भी इस वक्त मुअत्तल है। जबकि कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शराय खुराक्रम को बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब बारिश और यालाबारी का ये सिलसिला बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जारी है। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इकरामुद्दीन साहब। इकरामुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ये मौसम चल कौन सा रहा है? हमें तो लग रहा था शायद सर्दियां खत्म हो गई हैं और गर्मियों का आगाज हो गया है, लेकिन अचानक से दोबारा सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फबारी भी हम देख रहे हैं शुमाली इलाका जात में। तो ये कैसा मौसम है और ये कब तक रहेगी सर्दियां? ये वेदर सिस्टम जो है वेस्ट की तरफ से आया है और ये सिस्टम जो अगले 24 घंटे अभी प्रिवेल करेगा, खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज में। उसके बाद इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड वेव भी आ रही है जो कि 25 की रात से शुरू हो रही है और ये बलूचिस्तान में एंटर होगी ईरान की तरफ से, और ये नॉर्थ ईस्ट मूव करती हुई जो है ये आपका केपी, जीबी, कश्मीर और लाहौर समेत ऊपर के जो एरियाज हैं उनको कवर करेगी। इनकी वजह से कहीं लाइट रेन होगी, कहीं मॉडरेट किस्म की रेन होगी। पहाड़ों पे हल्की से मॉडरेट स्नोफॉल का चांस रहेगा और लाहौर में भी हल्की बारिश का इम्कान रहेगा। अलबत्ता जो टेम्परेचर्स हैं वो मामूल के मुताबिक जो है वो नहीं रहेंगे, मामूल थोड़े ज़्यादा रहेंगे, और जिसकी वजह से ये कि गर्मियों का आगाज़ जो है जल्दी महसूस होगा। यानी मौसम से बाहर तो शुरू अच्छा है। इकरामुद्दीन साहब, और यानी आप जो सूरत हाल सर्दियां हैं बता वो रहे हैं उसमें तकरीबन ये है कि चलेगी। पूरा फेब का महीना बेहतर रहेगा, ठंड रहेगी बरकरार। जी इंशाल्लाह। और हमने अगर बात करें इस जी। स्पेल की, तो इस स्पेल में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और बारिश के साथ यालाबारी भी हुई है। तो क्या ये दोबारा भी हो सकता है इस तरह का कोई मामला? हाँ जी, बिल्कुल। ये पंजाब में उसकी इंटेंसिटी कम है, अलबत्ता जो केपी है और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वेस्टर्न पार्ट जो है और जीबी कश्मीर में जो उसकी इंटेंसिटी बेहतर हो सकती है। उसमें ये है कि बारिश है, पहाड़ों पे हल्की से दरमियानी इंटेंसिटी की स्नोफॉल होगी। इस सिलसिला जो है ये 25 रात से शुरू होगा और 27 तक ये कंटिन्यू रहेगा गैप्स के साथ। अच्छा इकराम साहब, ये बताइएगा, अब तो रमज़ान भी शुरू होने वाला है, रमज़ान का महीना, तो जो रोज़े हैं वो कितनी सख्त गर्मी में होंगे? उस वक्त कैसा मौसम होगा वैसे? जी, रोज़ों में ऐसा है कि गाहे-बगाहे रेन स्पेल आएँगे और मौसम जो है बेहतर रहेगा। That's great. इंशाल्लाह रोज़े जो हैं अच्छे गुज़रेंगे। कोई ऐसी हीटिंग का आपने एहसास बड़ी खुशी की खबर सुनाई है कि रोजे जो हैं वो अच्छे गुजर जाएंगे, ठंडा मौसम रहेगा। तो शिमाली इलाकों का अगर रुख करें हम, तो सयाहों को क्या मशवरा देंगे आप? जी, सयाह जो हैं बिल्कुल जाएँ उस तरफ, और कोई ऐसा हैवी सिस्टम तो नहीं आ रहा जिससे कोई हैवी किस्म की रेनफॉल या हैवी किस्म की जो है वो स्नोफॉल हो सके। तो बिल्कुल सयाह जो हैं रुख करें शुमाली इलाका जात का, सैर व तफरीह करें बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट थे इकराम साहब, और मौसम के हवाले से बता रहे थे कि रमज़ान बहुत अच्छा रहने वाला है और जो बारिशों का स्पेल है वो आता जाता रहेगा। इसका मतलब है कि रमज़ान ठंडा रहेगा। अच्छा, मौसम तो हमने इनको बता दिया अपने नाज़रीन को। एक ड्यूटी हमने इनकी लगाई थी कि आपने भी कुछ हमें बताना है, ओह यस, और वो था गेस द पिक्चर। तो जी वो फोटोग्राफ दिखाई जाए जो कल हमने अपने नाज़रीन को दिखाई थी, बिल्कुल। और हमने उनसे पूछा था कि जी बताइए कौन है। तो आहद ये रज़ा नन्हा मुन्ना बच्चा जो है ये मीर। आहद रज़ा मीर थे। क्या बात है, यहाँ वैसे मैंने guess नहीं किया था कल। अच्छा, ये मैंने भी मुश्किल था कुछ मेरे लिए। गलत गेस किया था। वाह। तो देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने सही जवाब दिए। मैंने खुद कमेंट्स देखे थे, तो कमेंट्स पे एक ही शख्स का, एक ही एक्टर का बार बार नाम लिया गया था जो कि ये नहीं थे। तो खैर, अब देखना ये होगा कि आप में से किसी ने अगर सही जवाब दिया है तो वो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, और तमाम चीज़ों को फॉलो करना होगा। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा, आपने उस पर बताना है कि ये कौन है। उसके अलावा आप फेसबुक पर जाकर बता सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाकर बता सकते हैं। आपने फेसबुक और यूट्यूब को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना है, अपने 3 दोस्तों से फॉलो सब्सक्राइब करवाना है, कमेंट करवाना है, उसके बाद आपका नाम लकी ड्रॉ में आएगा। तो आज की पिक्चर देख लेते हैं। कल के लिए जो आपका सवाल है, आपने बताना है कि ये कौन है। तो ये कोई सिंगर है, ये तो क्लियर बात है। हम उनकी तस्वीर बता रही है कि वो रॉक स्टार हैं। चाइल्ड स्टार हैं जी। चाइल्ड स्टार नहीं, अब चाइल्ड स्टार थे, अब ये कोई बहुत बड़े सिंगर बन चुके होंगे। और अब गैस करें कि शक्ल जो है ना वो अभी भी तकरीबन मिलती जुलती है। मुझे समझ आ गया इमरान ये कौन है। आपको समझ आ गई है? वैसे इनके माशाल्लाह बाल भी बड़े हैं, और अब मेरे ख्याल में अब तो और भी जो बाल इनके बड़े हो चुके हुए हैं। तो ये एक अच्छा आपको हमने हिंट दे दिया, अगर आप इसको गैस करना चाहें। बहरहाल जी आगे बढ़ लेते हैं।
कुछ इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शंस के बाद के मंजरनामे की बात करते हैं। इलेक्शन हुए अब 13 दिन हो चुके हैं, मगर हुकूमत साजी ना होने की वजह से बिल्कुल मुल्क में इस ऐसे। वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो काफ़ी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने एक बार फिर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा जाहिर कर दिया है। क़याम पाकिस्तान को 76 बरस बीत चुके हैं, मगर हम आज तक मुल्क में इस्तेहकाम, जमहूरी और मुआशी निज़ाम कायम करने में नाकाम रहे। सवाल ये है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। वो रहनुमा जिन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना है अपनी बका की जंग में मसरूफ दिखाई देते हैं। सियासतदानों की आपसी चपकलश की अगर बात की जाए तो निज़ाम हुकूमत पर सवाल उठा देते हैं। मुल्क में एक बार फिर दीगर जमहूरी निज़ामों पर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। मौजूदा मुल्की हालात में हमारा सियासी निज़ाम किस हद तक जिम्मेदार है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मजबूत और नज़्मो ज़ब्त वाली सियासी जमातों का फुकदान है। मगर हमारे मुल्क में सियासी जमातें ज़्यादातर शख्सियत, गिरोहबंदी और ख़ानदानी मौरूसियत के गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको नहीं लगता कि इस निज़ाम के तहत हम सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकते हैं? जी, अभी तक तो जो हमारा तजुर्बा है हम ये देख रहे हैं कि जिस जमहूरी निज़ाम में हम अपना निज़ाम मुल्क चला रहे हैं उसमें तो ये मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जिस सिर्फ आपने इशारा किया उससे हमारे मसाइल और बड़े हैं, क्योंकि हम ज़ातियात के इस कदर गर्विदा हैं और ज़ात के गिर्द ज़ाती वफादात के और अपने छोटे छोटे वफादात के, इसी वजह से हम ना तो बड़े फैसले करने के अहल हैं ना ही कर पाते हैं। और जहां हम ये समझते हैं कि जमहूरियत में जमहूर की आवाज़ को सामने होना चाहिए, वो भी सामने नहीं आती। हमारी पार्लियामेंट भी अगर आप देखिए एक किस्म की गुलाम पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो काम है कि वो कानून बनाए और फिर एग्जीक्यूटिव का एहतसाब करे, वो मुमकिन नहीं है हमारे इस निज़ाम में। क्योंकि आप देखिए अगर एक पार्टी की हुकूमत है तो जो उसकी सरबराह हैं, जो भी कायद हैं या जो भी कह लीजिए, उनके हुक्म के बगैर उस पार्टी में कोई बंदा कोई बात कर नहीं सकता। जब इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है तो फिर पार्लियामेंट किस काम की होगी आपकी? इसलिए जिस आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल में जमहूरियत, अपनी पार्टियों में जमहूरियत का ना होना और पार्टियों का जमल है, पार्टी सरबराहों को जिस तरीके से वो डिक्टेटर्स बन के बैठ जाते हैं वहां पर, इसका बहुत बड़ा अमल दखल है इसमें। अच्छा जनरल साहब, ये वतन अजीज़ को दरपेश मसाइल में से एक चैलेंज जो है वो विजनरी और अहल सियासी क़यादत का फुकदान है, जो पार्लिमानी निज़ाम को उसकी सिमत और रहनुमाई फ्राहम कर सके। मगर बदकिस्मती से जो हमारे सियासी रहनुमा हैं वो ज़्यादातर जागीरदार हैं, सनतकार हैं, मजहबी उलमा हैं या रिटायर्ड अफसरान हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग अपने ज़ाती मुफाद पर मुल्की मुफाद को तरजीह देने की सलाहियत रखते हैं? जी नहीं, अगर ये होता तो आज वतन अजीज़ जिस जगह पे खड़ा है ये ना होता। ऐसे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बात करने वाले, पाकिस्तान के मफादात की निगहदाश्त करने वाले, बातें हम जरूर सुनते हैं इनसे, तकारीर हम इनकी जरूर सुनते हैं उनके। जब फैसला साजी का वक्त आता है तो इनके फैसलों में सबसे अहम चीज जो होती है, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरे खानदान का क्या फायदा है, इसमें मेरी पार्टी का क्या फायदा है। इससे आगे हम बात कर नहीं सकते। आज जो लड़ाई देख रहे हैं आप लोग, सियासी लड़ाई देख रहे हैं, आज इस इंतशार का आप मुजाहरा फरमा रहे हैं, वो है क्या? आप ये सुन रहे हैं ना, कभी हम 2 वजारतें लेंगे, नहीं हम 3 वजारतें लेंगे, नहीं हम आईनी ओहदे लेंगे, हमने इंतजामी ओहदे लेंगे। इसके अलावा तो कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा ना आपको। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान के मसाइल ये हैं? पाकिस्तान के मसाइल इससे बहुत बड़े हैं जी। और ये मसाइल ज्यादातर इन लोगों ही पैदा करते हैं। आप मुझे बताइए ना, कितने बड़े बड़े फैसले हो गए, आज तक हमारी किसी पार्लियामेंट ने पूछा कि भाई सी पैक का ब्लूप्रिंट क्या है, सी पैक जब हम शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, जब एंड होगा कहाँ पे एंड होगा, और जो इस कदर हम पैसे लेंगे कहाँ खर्च करेंगे, वापस कैसे करेंगे उसके लिए किसी ने पूछा? नहीं, बात नहीं हुई। हर एक तो उसका क्रेडिट लेने को तैयार हो जाते हैं। आपने किसी सियासी जमात ने खड़े होकर ये किसी बात की कि आपने जो आईपीवीज लेके आए हैं जिससे पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी। कि हमने उस लोगों की, हमने उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी की? नहीं की हमने। तो जो इन सब मसाइल को जब आप देखते हैं, जब देखते हैं सारी चीजें देखते हैं, तो वाज़ेह हो जाता है कि भाई विजन नाम की कोई चीज शायद इनको दुकानों पे तो लिखती हुई नजर आ जाएगी, किताब में तो नजर आ जाएगी, लेकिन यहाँ विजन का बिल्कुल फुकदान है। बिल्कुल फुकदान नजर आ जाएगा। जनरल साहब, हाल ही में होने वाले इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, ये तय है कि मुल्क में मखलूद हुकूमत बनने जा रही है।
एक ऐसी हुकूमत जो वाज़े अक्सरियत से महरूम हो और कवानीन पास कराने के लिए अपने इत्तेहादियों की मरहून मिन्नत हो, वो वतन अजीज़ को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के भंवर से निकालती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए हुकूमत ये PDM 2 ही आ रही है ना, जो आप नजर आ रही है बिल्कुल। आपके सामने। तो PDM ने 16 महीने क्या कर दिया आपके लिए, आइंदा क्या कर देगी वो? ऐसे है। आप इनसे ये तो आप पूछिए नहीं, सारे इलेक्शन की मुहिम भी गुजर गई, इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शन के बाद के भी 12 दिन हो गए हैं, जी। किसी तरफ से कोई मंसूबा आपके सामने आया है? नहीं। ये मफादात की जंग है, अपने अपने हिस्से का केक मांग रहा है हर आदमी, और जिसको जितना वो केक ज्यादा मिलता है वो उतना ही ज्यादा खुश होता है इस बात पे। इनमें अहलियत नहीं है, अहलियत का फुकदान है। फिर आप देखिए हर शख्स की एक लिमिट है। अमेरिका वाले पागल है कि उन्हें सिर्फ दो टर्म्स लिमिट की हुई है उन्होंने, कि 4-4 साल की 2 टर्म से ज्यादा नहीं कर सकता वो। हम्म। कोई वजह है ना जो इतनी लिमिट की हुई है, बाकी दुनिया में लिमिटेशन है। हम क्यों इस बात पे मुस्तर हैं? आज जब आपकी हुकूमत बनेगी, आपके जब आप वोटिंग पैटर्न देखेंगे, जब अभी तक तो हमारा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह इलेक्शन रिजल्ट ही नहीं कंपाइल कर पाया, हमें ये भी नहीं पता कि इंडिपेंडेंट्स कितने वोट लिए हैं, बाकी पार्टीज के जो इलेक्शन में वो कितने वोट लिए हैं, तो आपको समझ आएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इंडिपेंडेंट्स ने जो वोट्स कास्ट किए हैं जी। वो बाकी दूसरी सियासी जमातों के सब वोट से मिलाकर शायद ज्यादा हो। अगर ये सूरत हाल है तो जमहूरी का तकाजा तो ये है ना कि जो कम वोट वाले वो ना बैठे वहां पे, लेकिन जो तर्ज अमल जो तर्ज हुकूमत है वहां पे इनका हक बनता है। अगर ये बिल्कुल। मखलूत हुकूमत बैठ जाएंगे वहां पे, तो जो मखलूत हुकूमत जिसके पास वाज़े मैंडेट अवाम का नहीं है, मेजॉरिटी अगर उस तरफ उनके साथ नहीं खड़ी, उनके साथ तो क्या फैसले बहुत करें? बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं। PDM की भी बात की, PDM 2.0 की भी बात की है। अच्छा, आपने अगर मूवीज देखी हो ना, तो उसमें एक मूवी अगर बहुत हिट हो जाए ना, फिर उसका सीक्वल भी बिल्कुल वो ऐसे ही आता है। लेकिन क्या यहाँ पे तो PDM बन रहा है, फ्लॉप वो नजर आ कामयाब रही हुई है। है जो उसके बाद PDM 2.0 बन गई है। मुल्क के लिए इमरान, मुल्क के लिए और आवाम के लिए तो PDM हमें फ्लॉप नजर आई है। मुल्क की हालात बहुत ख़राब हुए हैं। उम्मीद ये करते हैं कि अगर ये PDM 2.2 बनने जा रही है, 2.0 बनने जा रही है, तो ये मुल्क के लिए, आवाम के लिए बेहतर हो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कुछ हुकूमत साजी की बात कर लेते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद हुकूमत साजी से मुताल्लिक सूरत हाल अब क्लियर होने लगी है। आईनी ओहदों से मुताल्लिक इतलात ये आ रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी से होगा। चेयरमैन सेनेट का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा नून लीग या इत्तेहादियों में से किसी एक को मिलेगा। ज़राए के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में नून लीग के गवर्नर होंगे, और जबकि गवर्नर पंजाब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो सकता है। इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अदनान आदिल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी सर देखिए, मैं अभी डॉन अखबार देख रहा था, इसमें हेडलाइन है कंसेंसस एट मिडनाइट पेस फॉर PDM 2.0। PDM जो है ये जो रिवाइव हो गई ना, पहले भी PDM थी 16 महीने और आवाम को महंगाई का एक सैलाब बर्दाश्त करना पड़ा। अब फिर ये तो कह रहे थे मैं तीर से शेर का शिकार करूंगा बिलावल, और अब जो है वो किया वैसे उन्होंने शिकार ही है। चेहरे बड़े अफसुर्दा से हैं और बड़े मुंह लटका के बैठे हुए हैं साथ। किसी ने जोड़ी मिला दी है। किसने मिलाई ये जोड़ी? ये तो आप ही बता सकते हैं किसने मिलाई जोड़ी। हाँ, मजबूरी की शादी, मैंने पहले भी कहा था ना कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और कहीं से रिश्ता आ नहीं रहा है ना, तो वो और रिश्ता जो है वो PTI से आ सकता है। उन्होंने तो PTI को भी ऑफर की थी। हाँ, पीपल्स पार्टी PTI सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन PTI ने कहा हम ये इक़्तिदार का खेल नहीं खेलते, हमारी सीटें वापस की जाएं तो फिर हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो तो एक लंबा प्रोसेस है जो उनके ऊपर उनका ख्याल है कि ये जो सीटें हैं इनके रिजल्ट ठीक नहीं है, और जाहिर है इलेक्शन तो मुतनाज़े है। कल बड़ी धुआंधार तकरीरें सेनेट में भी हुई हैं, कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर मैं भी देख रही हूँ बिलावल कॉल फॉर CEC's अरेस्ट ट्रायल फॉर ट्रीजन, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सेनेट में। तो एक बेयकीनी की फ़ज़ा चले। अच्छा ये हुआ कि कोई कंसेंसस तो हो गया कि कम से कम एक हुकूमत बनने जा रही है और इलेक्टेड लोगों की बनने जा रही है, चाहे वो मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में बनने जा रही है। तो अब पीपल्स पार्टी जाहिर है उसने अपने लिए, आपने बताया
गवर्नर के ओहदे भी मांग लिए, पंजाब की सदर गवर्नर का के लिए भी भी, मांगा। स्पीकर का भी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी। बलूचिस्तान नून लीग में- के लिए हाँ और डेप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का हाँ। और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का और डेप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो शायद किसी इत्तेहादी। लेकिन बलूचिस्तान में उन्होंने अपना ही वजीर आला रखा है। हाँ, लेकिन आवाम के लिए क्या मांगा? यही क्या बात। 300 यूनिट बिजली उन्होंने कहा था मुफ्त देंगे, वो उन्होंने शर्त मनवाई? पहले तो उन्हें वो मनवाना चाहिए था ना। अखलाकी तौर पे उन्होंने जो आवाम से वादे। वादा किया था, वो कहते ठीक है हमें आप कोई ओहदा ना दे, लेकिन हमने वादा किया है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, तो आप 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देने का ऐलान करें, फिर हम आपकी गैर मशरूत हिमायत करेंगे। असली बात तो ये होती। बिल्कुल असली बात तो लेकिन यही। और फिर उन्होंने कहा था हम 5 साल में तनख्वाह दुगनी कर देंगे सरकारी। तो उन्हें चाहिए था शहबाज शरीफ से, कहते ठीक है हम आपको वज़ारत उज़्मा का वोट देते हैं, आप 20% इजाफा पहले साल में तनख्वाहों में करें, महंगाई को कम करें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। वो तो आवाम कहते को हैं रिलीफ कि- दिलाने के लिए तो ये आवाम की Elections खिदमत के लिए हुए। तो ये आते हैं सियासत में। अदनान साहब वो कहते हैं कि खजाना खाली पड़ा हुआ है, हाँ। हम तो इसको संभालने आ रहे हैं। बिलावल यहाँ पे कह रहे हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए साथ दे रहे हैं। नून लीग और पीपी मिलकर सब मसले हल करेगी। ये कब तक सुनते रहेंगे हम? देखिए लफाजी अपनी जगह को ठोस काम भी तो बताएं ना। आवाम तो कुछ ठोस सुनना चाहती हैं। आपको पता है कि कितने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आज देखिए ये फिर मैं इत्तफाक से मेरे पास अखबार ये रखा हुआ है डॉन ही, इसमें दूसरी बड़ी हेडलाइन है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू सर्ज विद रिकॉर्ड फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। ये कह रहे हैं 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट ओह माय गॉड, बिजली की इजाफा कीमत किया में जाएगा। इजाफा जनवरी के बिलों में जो अब लग कर आएगा। तो पहले ही 65 रुपए का यूनिट हुआ हुआ है, ये तो 70 से भी बढ़ जाएगा। 72। तो कैसे आवाम बर्दाश्त करेंगे? मिडिल इतनी क्लास का तो कमजोर उन्होंने हुकूमत- कचूमर निकाल दिया है। इतनी कमजोर हुकूमत, इतनी गैर मकबूल हुकूमत अगर बनती है तो अगर इसी गवर्नमेंट को गैर मकबूल फैसले करने पड़ जाएं और जो कि करने पड़ेंगे फिर क्या होगा? करेंगे फिर आवाम और बुरा भला कहेंगे। अभी तो इन्हें बड़ी मुश्किल, अभी तो इन्हें अक्सरियत तो मिली नहीं दोनों पार्टियों को। अगली मरतबा शायद फिर और भी काम सर खराब हो जाए। आवाम सिर्फ ये बुरा भला कह सकती है, बददुआएं दे सकती है हाँ क्या वोट भी तो दे सकती है ना। वोट दिए लेकिन वोट के जो अक्सर नशिस्तों पे नताइज वो नहीं आए जो लोग समझते थे कि आएंगे। और कराची में तो हैरान कौन है, 17 नशिस्तें एमक्यूएम को मिल गई जिनके बारे में लोगों का ख्याल है वहाँ के कि उनका तीसरा चौथा नंबर था। और वो एमक्यूएम है जिसके दौर में टारगेट किलिंग होती रही, बोरी बंद लाशें मिलती रही, कराची के लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ, भत्ताखोरी जो आम थी। अब वही एमक्यूएम जो है 17 सीटें उनको मिल गई, जबकि वहाँ पे जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि इनका तो तीसरा चौथा नंबर था। जमात इस्लामी ये कह रही है, तहरीक इंसाफ ये कह रही है। तो इलेक्शन की शफाफियत पे काफ़ी सवालात हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी इन्हें तस्लीम नहीं किया है, मुल्क के मीडिया ने भी, और जो दूसरी पार्टियां हैं पीटीआई के अलावा वो भी इन पर सवालात उठा रही हैं। बेहतर होगा कि इस पे आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले को हल करे। सर ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस क्या हैं? मखलूत हुकूमत का तो ऑप्शन नजर आ ही गया और कल मामलात भी तय हो गए। कमजोर हुकूमत या फिर कौमी हुकूमत अगर बना ली जाए तो आपको लगता है कि मसाइल का हल हो सकता है? 5 पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएंगी। वो तो कह रहे हैं पहले आप हमें हमारी सीटें तो देना, पहले आप जो हमारा जायज़ हक है वो दें, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो वो दे दें, पहले ये एक रिजॉल्व करें कोई इस मामले को कि कितनी सीटें पीटीआई की बनती है। मुशाहिद हुसैन ये फार्मूला दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत बन जाए, लेकिन कौमी हुकूमत कैसे बन सकती है? एक का प्रोग्राम कुछ है, दूसरे का प्रोग्राम कुछ है। वो कह रहे हैं हम नैबी को ख़त्म कर देंगे, वो कह रहे हैं हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोनों के मुफादात अलग हैं, दोनों के नज़रियात अलग हैं, मंशूर अलग हैं। ये एक अच्छी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। अदनान साहब, PDM 1 अवाम बहुत नापसंद किया, बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा 16 महीने का। PDM 2 पार्ट 2 आ रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं जहां से टूटी थी वहीं से जुड़ी है। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? देखें बिलावल तो कहते थे ये शेर खून चूसता है, खून पीता है मैं इसका शिकार पहले करूंगा। शहबाज पीर था, हाँ, फिर तीर से शिकार करना हाँ, था। तो इसको आप देखिए ना कितने ये यू टर्न लेते हैं, अवाम से कितना ये गलत बयानी से काम लेते हैं हमारे लीडर जो है। अवाम को सोचना चाहिए कि कल ये क्या कह रहे थे, आज ये क्या कह रहे लीडर हैं। तो यू टर्न लेता है फिर। हाँ, लेकिन कोई उसकी लिमिट भी तो होना। लेकिन अवाम को इतना तो ना घुमाए ना, इतना कि अवाम आप को वो समझ कर ही रहे हैं। ना। और आप देखिए कि बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। 131 अरब डॉलर का कर्जा है पाकिस्तान। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान को अगले 3 साल तक हर साल 25 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा चाहिए अपने आप की माशी बका के लिए। IMF का नया मुआहिदा भी आ रहा है। उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। IMF के बगैर तो मीशत की बका मुमकिन नहीं है,
क्योंकि इतना हम कर्ज पहले ही चढ़ा 16 चुके महीने हैं। में हम लेकिन निकले थे। अब ये वादे भी तो पूरे करें। उन्होंने कहा था मानसहरा में एयरपोर्ट बनाएंगे, फैसलाबाद में एक आगे से मोटरवे होगी, एक पीछे से मोटरवे होगी। मानसरा वाला तो फिर कैंसिल ही तो समझे ना, क्योंकि नहीं, न्यूज़ नहीं, वहाँ से आ गई। नहीं, जब वादे किए हैं तो पूरे करें, जो वादा किया था मानसहरा को निभाना छोड़े। पड़ेगा। अच्छा, वो आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने जब फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा था, तो दाएं भी मोटरवे, बाएं भी मोटरवे और पीछे भी मोटरवे, आगे भी मोटरवे। तो बनाए के ना। बाद उन्होंने कहा अब कि सब कुछ भूल जाऊं। लग रहा है कि पंजाब में वाज़े अक्सरियत है नून लीग की, मरियम नवाज वज़ीर आला बनने जा रही हैं। यहाँ तो उन्हें कोई पॉल्यूशन भी नहीं बनानी पड़ेगी, तो कह रही है मैं रमज़ान में रिलीफ पैकेज दूंगी। कैसे? उस किस्म की खबरें आ रही हैं। भाई कौमी खजाना में से देंगी और फिर बाद में टैक्स लगा के हमसे वसूल करेंगे। तो आवाम पे टैक्स लगा के जैसे आवाम से 5 रुपए वसूल पेट्रोल करके कम फिर किया। आवाम को थोड़ा बहुत दे देंगे। जैसे 5 रुपए पेट्रोल कम करने पर शाहबाज इसहाक डार कहती थी, और उसके हाँ। बाद 10-12 रुपए बढ़ा दिया जाता था महीने बाद। तो अब ये आवाम जो है ना इन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करें। बहरहाल अब वो पंजाब में वज़ीर आला आ रही हैं, पहली खातून वज़ीर आला होंगी, बहुत कैसे देख अच्छी रहे हैं बात आप है। उनको? कैसे देख रहे हैं आप उनको? नहीं, अच्छा मसाइल- है। एक तो मुझे लगता है कि इसमें औरतों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि औरतों की एम्पावरमेंट, उनकी हौसला अफजाई होगी कि पंजाब में खातून वज़ीर चैलेंजेस आला पूरा उतर बनेगी। सकती हैं वो। हाँ, वो कोशिश करें, देखें वो करप्शन कम करें। पंजाब में पुलिस, थाना, पटवारी की करप्शन कम करके दिखाएं, गवर्नेंस ठीक है। बेहतर करें, तो फिर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया बहुत अदनान बहुत साहब, शुक्रिया आपने अदनान वक्त दिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जब वो गवर्नमेंट करेंगी मरीम नवाज, तो फिर पता चलेगा क्या परफॉर्म करी। बहरहाल हुकूमती तश्कील तो होने जा रही है, और आपने ये तो देख लिया कि नून लीग को क्या मिलेगा, पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, इत्तेहादी जमातों को क्या अवाम मिलेगा, को लेकिन क्या आवाम को क्या मिलेगा, मिलेगा ये अभी तक जवाब ये नहीं हम मिल भी सका। सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। सियासत के बाद अब मईशत की बात करते हैं, तो सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ मईशत के हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। मुआशी दर्जा बंदी करने वाला आलमी इदारा फिच ने पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ने का अंदेशा है, जिसकी वजह से IMF से मुआहदा मुश्किल में पड़ सकता है। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि IMF से बातचीत में नाकामी और बैरूनी कर्ज की अदायगियों में ताखीर नुकसानदेह हो सकती है, और इसके साथ साथ ऐसी सूरत में पाकिस्तान के डिफॉल्ट का रिस्क भी बढ़ सकता है। फिच रिपोर्ट और IMF के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि फिच जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, और वो मुख्तलिफ ममालिक को रेट करती है कि इनकी मईशत जो है क्या वो सही डगर पे चल रही है, नहीं चल रही। और जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, जो फिच ने जो खदशात का इजहार किया पाकिस्तान की मईशत को लेकर, तो ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि अगले महीने IMF का स्टैंड बाय जो मुआहिदा है वो भी कंप्लीट हो रहा है। जून में हमारा बजट भी आ रहा है, और उसके बाद सूरत हाल ये होगी कि क्या हमने IMF की तरफ जाना है या नहीं जाना, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्या होगी, मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, नहीं आ सकता, बात कर लेते हैं। खाकान नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब पहले तो ज़रा क्लियर कर दें कि पाकिस्तान की करंट इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है, और जो फिच ने रिपोर्ट जारी की है वो क्या ये खदशात दुरुस्त है आपके ख्याल में? देखिए, बड़ा ही आसान लफ्ज़ों में ये समझिए कि जब IMF का मुआहिदा जून 2023 में नहीं हो रहा था, तो पाकिस्तान के रिजर्व जो थे वो $3 अरब पे नीचे चले गए थे। IMF के साथ मुआहिदा होता है, आज आप $8 अरब पे खड़े हैं। सो ICU का डॉक्टर है IMF, तो आपकी इकोनॉमी ICU में है। अब उनका जो सेकंड रिव्यू है वो कंप्लीट होना है, वो इंतजार कर रहे हैं कि एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो। उसके साथ ये जो इस वक्त एक इंटरिम अरेंजमेंट है, लाइक योर इंटरिम गवर्नमेंट, देयर इज एन इंटरिम अरेंजमेंट, ये खत्म हो जाएगा अप्रैल 2024 में, 12 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको इस मईशत को चलाने के लिए, अपनी एक्सटर्नल जो आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम तो रिफॉर्म तभी करेंगे जब IMF जो है वो हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि IMF की ही जो अम्ब्रेला है उसमें हम ये काम करते हैं, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट हैं, हमारी थिंकिंग आउटसोर्स्ड है। ये सब कुछ करने के लिए एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ये मैं कोई अच्छी चीज नहीं कह रहा आपको, कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको 24 में IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। अपनी 75 साला जिंदगी में पाकिस्तान 24वीं दफा ICU में गया है। दैट्स नॉट अ ग्रेट स्टोरी टू टेल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। पर अब नई हुकूमत, ठीक कंटिन्यू करें प्लीज।
कि अब नई हुकूमत आई है, उसको कलीदी फैसले करने चाहिए और ये रियलाइज करना चाहिए कि मरहम पट्टी से पाकिस्तान की ना बिजली का निज़ाम ठीक होगा, ना ही पीआईए ठीक होगी, ना ही पाकिस्तान का मालियाती खसारा जो इस साल रिकॉर्ड लेवल 8,500 अरब डॉलर के करीब चला जाएगा, रुपए के करीब चला जाएगा, वो ठीक होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो serious खतरात concerns. पिच की रिपोर्ट में हैं वो दुरुस्त हैं। अब ये बताएं कि अगर आईएमएफ का मुआहदे की बात करें तो मार्च में खत्म होने जा रहा है, उसके बाद अगला मुआहदा करना होगा। अगले मुआहदे में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छी बात सामने रखी है, इसलिए कि मुआहिदा इतना सादा नहीं होगा और उसकी पहली वजह यह है कि वो ममालिक, और मैं ये पाकिस्तान को नहीं, मैं हर मुल्क जिससे ये डील करता हूँ यही कहता हूँ कि जो ममालिक खुद आईएमएफ के प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं कर लेते पहले इससे कि वो बातचीत शुरू करें, और वो फिर एक कॉम्पिटेंट टीम नहीं पुट टुगेदर करते ऑफ हाईली क्वालिफाइड सेक्टर इंडिविजुअल्स जो इस मुआहिदे को आगे लेकर चल सकें, जी। तो फिर मुआहिदा जो है लार्जली जो है आईएमएफ की तरफ से आता है और वो मुआहिदा जो है वो उनकी एक स्ट्रेट जैकेट में होता है। तो अब आईएमएफ ये तो नहीं आपको कह रहा ना कि आप सिर्फ बिजली के निर्ख बढ़ाएं, आप कहें कि हम अपना स्ट्रक्चरल बेंचमार्क देना चाहते हैं कि हम अब बिजली की जो कंपनीज हैं जिनको आप डिस्कोस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनकी तंजीमें नौ करना चाहते हैं। वो कहेंगे आप ये करके दिखा दें हमें। आप कहें कि हम इस वक्त अपने जो मालियाती निज़ाम है उसमें अपने एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे आप वो करके खर्चे कम कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि जब पिछली गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट चली 16 महीनों की, उसमें हमें यही कहा गया कि मुल्क के वसीतर मुफाद में हमें मुश्किल फैसले लेने हैं। एक दफ़ा ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आने वाले दिन जो है वो बड़े आसान होंगे। लेकिन आज जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, आज तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन अब जो आप सूरत हाल हमारे सामने रख रहे हैं वो तो और भी मुश्किल सूरत हाल अवाम के लिए आने वाले दिनों में। एक तो गुजारिश ये करूंगा कि जो रिफॉर्म है वो कीमतों की तब्दीली जो है उसको हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ का जो करंट माहिदा है और पहले भी जो उस वक्त गुजरा, हमने कीमतें बढ़ाकर अपना जो कॉस्ट है ऑफ रिकवरी वो करने की कोशिश की, पर हमारी कॉस्ट ही बढ़ी हुई इसलिए आ रही है कि हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, लॉसेस हैं, कलेक्शंस कम हैं, हर जगह हमारे खसारे चल रहे हैं। सो हमने उसको ठीक करने की बजाय कीमतों को बढ़ाया जो कि वैसे ही बढ़ी हुई हैं बिकॉज हमारा एनर्जी मिक्स नहीं अच्छा, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो एक तो ये बात याद रखिए, असल रिफॉर्म की तरफ तो अब सफर जो है उसका आगाज होना है इफ एट ऑल। और दूसरी बात यह है कि देखिए रिलीफ को अगर इस तरह समझेंगे तो स्टेट के पास इस वक्त इस तरह की रिलीफ देना मुमकिन नहीं होगा। अभी भी अगर आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जनवरी की देखें तो वो 7 रुपए से हर यूनिट इंक्रीज की। इससे अंदाजा लगाइए कि आपका फ्यूल मिक्स एनर्जी सेक्टर में कितना ठीक होने वाला है। मैं इसलिए ये कलीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि एक नई हुकूमत आ रही है, वो पीडीएम 1 ने तो हमें बड़ा बैड एक्सपीरियंस दिया, अवाम उनसे बड़ा डरे हुए हैं। पीडीएम 2 आ रही है और समझते हैं कि ये जितने भी चैलेंजेस हैं ये कम होंगे और कोई मौशी इस्तेहकाम आएगा। हम सब यही उम्मीद रखते हैं कि एसआईएफसी की टेल विंड के साथ, जो कि एक ऐसा इदारा है जहां पे एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ली जा रही है और वो ड्राइव कर रहा है इकोनॉमिक चेंज को, और साथ हमारी जो नई हुकूमत है उनकी उमंगें होंगी कि वो लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। हम उम्मीद करते हैं, बट असल बात ये होगी कि जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो डिटरमिन होगी कि नीचे से जो फाइल है उसकी क्वालिटी क्या है। खान साहब बहुत कम है, बस ये बता दें जाते जाते कि क्या आने वाले साल में कोई बेहतरी नजर आ रही है, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा या मजीद महंगाई के पहाड़ तोड़े जाएंगे? महंगाई की जो बढ़ने की शरह है जो पहले 38 थी अब 29% है, ये इससे कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें कम हो जाएंगी, इसका मतलब है कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, थोड़ा सा जो इनकम सपोर्ट में हम पैसे देते हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये 467 अरब से दोनों आईएमएफ और पाकिस्तान समझेंगे, थोड़ी एम्पैथी दिखाएंगे टू द पीपल हु हैव बीन हर्ट, और इसको हम 600 650 पे ले जाएंगे तो ताकि हम उन गरीब बहनों और भाइयों की मदद कर सकें जो इस वक्त बहुत डिफिकल्टी में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद थे और वो यही बता रहे थे कि मुआशी सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है और वो कह रहे हैं कि आईसीयू में अभी भी मईशत मौजूद है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक अहम पेशरफ्त की बात कर लेते हैं। तो हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ गया है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात के बाद शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर बिल आखिर इत्तफाक हो गया है। दोनों जमातों ने मिलकर मरकजी हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के अगले सदर होंगे जबकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर अब भी ये इबहाम बरकरार है कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा होगी या नहीं। और आईनी ओहदों के हवाले से भी ये नहीं बताया गया कि कौन सा आईनी ओहदा पीपल्स पार्टी को और कौन सा मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। एमकेएम पाकिस्तान और काफ लीग को क्या मिलेगा, ये सवालात अभी भी अपनी जगह पर ही मौजूद हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। ये तो खबरें पहले से थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, मगर अभी भी कुंडी साहब ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है, क्या पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल रात को जो है वो एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने पार्टी के कायदीन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौम के सामने अपना वो रखा। शहबाज शरीफ साहब की हमने पहले ही कहा था कि हम PMLN को सपोर्ट करेंगे वज़ीर आज़म कैंडिडेट के लिए और हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, तो हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। स्पीकरशिप जो है वो PMLN के पास है, स्पीकर उनका होगा, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इसी तरीके से PMLN के होंगे। गवर्नर जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और सिंध और बलूचिस्तान के जो गवर्नर हैं वो PMLN के पास होंगे। तो ये जो है वो अब जैसे आपको पता है कि सिंध का CM जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, बलूचिस्तान का भी इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे और पंजाब के जो है वो PMLN से होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि PDM हुकूमत का तसलसल जहां से टूटा था वहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो PDM हुकूमत में तो बिलावल भुट्टो काबीना में शामिल थे, वज़ीर ख़ारजा थे, तो क्या हम ये समझें कि अब जो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है जिसके लिए आपके मामलात भी तय हो गए हैं, उस काबीना में बिलावल भुट्टो भी होंगे अगर तसलसल PDM हुकूमत का ही है? नहीं, आप ये न समझें क्योंकि वो उन्होंने कहा है क्योंकि PDM हुकूमत में जो है वो बाकी जमाती, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी जी तो मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है अच्छा, वो मिनिस्टर नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए, सुना है आपने बड़ी लंबी चौड़ी आपकी फहरिस्त थी डिमांड्स की और बताया गया कि 28 डिमांड्स जो हैं आपने ये सामने रख दी थी कि अगर हम हुकूमत में शामिल होते हैं या आपकी सपोर्ट करते हैं तो 28 डिमांड्स होंगी। इतनी ज्यादा चीजें आपने फिर मनवा कैसे ली उनसे? अब देखें, आप अपने ज़राए तब्दील कर लें क्योंकि आपके ज़राए ठीक आपको खबरें नहीं देते। पहले भी आप जो है ना मुख्तलिफ ज़राए से आप खबरें देते थे कि हम काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, 3 साल PMLN वज़ीर आज़म होगा, 2 साल पीपल्स पार्टी के होंगे। मुख्तलिफ खबरें चल रही थी और हम भी आपसे कह रहे थे कि साहब ये ज़राए आपके अंदर से ही है ना, अब आपके अंदर से ही कुछ लोग खबरें देते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? तो वो उनको भी चेंज कर लें, वो ज़रा भी आपके जो है वो खबर से नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमने CC में फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, पावर शेयरिंग भी नहीं होगी और उसी तरीके से जो है हम काबीना का हिस्सा नहीं बने क्योंकि वो मैंडेट कमेटी के पास नहीं था, क्योंकि CC का जो फैसला था उसको CC या कोर कमेटी जो है उसको वापस कर सकती है। लिहाजा जो है वो चीज़ जो है वो कैबिनेट का और 3 साल और 2 साल का फॉर्मूला जो मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ खबरें जो है वो ज़राए के जरिए चला रहे थे। साहब, पंजाब के गवर्नर के बारे में बात हो रही है कि वो गवर्नर पीपल्स पार्टी से होंगे? हाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये जो भी इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद काफ़ी जो सवाल हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है और उनके खिलाफ आयन चिकनी का मुकदमा चलाने का भी मुतालबा किया है। क्या आप उनके इस मुतालबे की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, मैं जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की हिमायत उस हवाले से नहीं करूँगा जिस पर उन्होंने खुद ही सज़ा मुकर्रर कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC में भी ये बात तय हुई थी और ये बात हुई थी। हमारे मेजॉरिटी पंजाब से
यूपी से, बलूचिस्तान से, सिंध से लोगों ने शिकायत की इलेक्शन के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात का भी था। हम उनके सबूत जो हैं वो पाइल अप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूं कि धांधली हो चुकी है, मैंने सबूत भी तो पेश करने हैं कि मैं सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट दूं कि धांधली हो गई है और फलां इस्तीफा दे दें। जब हम धांधली के सबूतों के साथ आएंगे फिर हम मुतालबा करेंगे जो भी हमारे मुतालबात होंगे। स्वीपिंग स्टेटमेंट हम गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट देंगे। हम एक जिम्मेवार पार्टी और जिम्मेदारी से हम जो है वो ठीक चीज़ें लेकर आएंगे और उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट देंगे। कुंडी साहब, क्या पीपल्स पार्टी सिंध में एमक्यूएम को शमूलियत की दावत देगी? बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सिंपल मेजोरिटी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और हम अपना सीएम बना सकते हैं और चीफ मिनिस्टर हमारा आएगा तो मैं नहीं समझता कि हम उनको काबीना में शामिल करेंगे। हाँ, हम अपोजिशन को साथ चलाने की बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे। हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी तनकीद बर तामीर जो होगी उसको हम पॉजिटिवली देखेंगे। तनकीद बर तनकीद नहीं करेंगे। सिंध के लिए जो है इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत कुंडी साहब, दोबारा से पीडीएम का नाम आ रहा है कि पीडीएम रिटर्न्स या पीडीएम 2.0 वापस आ गई है। तो अगर 16 महीने की बात की जाए पहली पीडीएम की, तो उसके एक्सपीरियंसेस तो आवाम के लिए बहुत बैड रहे, कुछ अच्छे नहीं थे। अभी भी यही खौफ फैला हुआ है कि अगर पीडीएम 2 आएगी तो अब मुल्क का क्या बनेगा। तो क्या कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसे निपटने के लिए कोई होमवर्क किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, पीडीएम 2 नहीं हो सकती क्योंकि सर जी वही हमारे साथ नहीं है। वो तो अपने पीटीआई के साथ एक नए इत्तेहाद कहें या बैठी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, एमपीएम पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। इस वक्त जो है बहुत कम जमातें फेडरल गवर्नमेंट में जो है वो काबीना का हिस्सा होंगी। हमारे 16 महीने का जो तजर्बा रहा उसको देखते हुए हमने इस दफा इत्तेहाद में जो है बड़ी संजीदगी से बातचीत की क्योंकि वो 16 महीने का था। बहुत सी सियासी जमातें उसके अंदर मौजूद थी। ये जो है एक 5 साल की पार्लियामेंट है, हुकूमत है 5 साल की, उसके अंदर बड़ी संजीदगी से इस चीज़ को देखा। जहाँ तक आवाम क्या, जैसे चल सकेगी ये कहा ये जा रहा था फैसल बाबड़ा की जानिब से कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत 6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। तो आप समझते हैं 5 साल चल सकेगी? देखें, ऐसे तजिया निगार जो टीवी पे आते हैं वो हमेशा जो भी हुकूमत आती है वो 3 महीने 6 महीने की तारीखें देते हैं और 5 साल गुजार जाती है। हम कहते हैं देखें, अगर अपोजिशन के पास तादाद पूरी हो, आज जो अपोजिशन है जो कि मेजॉरिटी पार्टी है और क्लेम करी कि हमारे पास 160 मेंबर है कि 180 हैं, जो भी हैं, ख्वाहिशात और ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके मेंबर है तो आप मैदान में लेकर आएँ। वो एक ऐसी अपोजिशन की जमात थी जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने को तैयार नहीं थी। फिर जब वो बैठी तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और पीएमएल के अलावा हम सबके साथ बैठने को तैयार हैं। ये एक सियासी क़यामत की निशानी है कि पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम आपस में बैठी है। लिहाजा जो है वो उनका अपना प्रोग्राम है, वो बैठ सकते हैं। लेकिन जो है हुकूमत जाने में आपकी अदम एतमाद लाना है। अदम एतमाद में जिस भी अपोजिशन के पास मेंबर पूरे होंगे तो कर सकते हैं। उनके जमहूरी प्रोसेस है, एक जमहूरी तरीका है, जब भी आ जाए उनके पास वो कर सकते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये कहा है कि बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी जो रहनुमाओं को जो कैद किया गया है उनको रिहा कर दिया जाए, ये मुतालिबा किया उन्होंने। तो आपके ख्याल में उनकी रिहाई होनी चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके इस मौक़िफ़ की हिमायत करती है? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके मौक़िफ़ की तायद इसलिए नहीं करेगी कि जिन केसेस में वो अंदर हैं उनका फैसला अदालतों ने करना है। उनका फैसला आपने और मैंने नहीं करना। ना आप जज हैं ना मैं जज हूँ। अदलिया ने फैसला करना है। अगर वो समझती है कि उनकी जमानत होनी है तो जमानत होगी। अगर वो समझती है अदलिया कि उनको सजा होनी है तो उनको सजा होनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान फैसल करीम और बता रहे थे कि ये पीडीएम नहीं है। पीडीएम अगर होती तो JUIF या बाकी जो पार्टीज हैं वो भी हमारे साथ होती, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है तो इसलिए ये पीडीएम नहीं है। लेकिन जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये पीडीएम 2 है, तो अब ये देखना होगा कि पीडीएम है नहीं है, अवाम के लिए कुछ होता है या नहीं होता। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो नाजरीन, आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सैयद नूर ने हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियो में। उनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले इनका असल नाम जो है वो सैयद गुलाम मोहिउद्दीन नूर है और 1970 यानी 1970 में सिर्फ 20 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया। 1993 में हिदायतकारी की दुनिया में कदम रखा और बतौर डायरेक्टर जो है वो सामने आए और इन्होंने बहुत शानदार फिल्में बनाई जो कि सारी दुनिया जानती है। मेरे ख्याल से किसी
तारुफ के मोहताज नहीं है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम सर, कैसे हैं सर, आप? वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें पता है कि आज आपकी बर्थडे भी है, तो हमने इसलिए आपको बुला भी लिया। वेरी हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं सर को बर्थडे। चल तो जनाब, एक बड़ा नाम आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने फिल्म्स बनाई हैं। कसम, जीवा, सरगम जैसी कामयाब उर्दू फिल्में बनाई हैं, लेकिन पंजाबी फिल्मों का रुख किया तो उसमें तो कमाल ही कर दिया है। चूड़ियाँ, मजाजन जैसे बेमिसाल शाहकार इन्होंने तख्लीक की हैं। 300 से ज़्यादा फिल्में जो हैं बतौर राइटर इन्होंने लिखी हैं, 55 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे कर लेते हैं आप इतनी ज़्यादा फिल्में? आप यही काम करता रहा हूँ मेरा ख्याल। फिल्म के अलावा कोई जिंदगी में कुछ था ही नहीं, और आज भी ऐसे ही है। राइटर भी, डायरेक्टर भी, और इतना कुछ, मतलब एक डायरेक्टर तो बहुत बाद में जाके मैं बना, 93 में जाके बना। 76 में मैंने पहली फिल्म लिखी थी। 76 में पहली फिल्म लिखी थी। तब यानी हम, आप 6 साल के बहुत थे? छोटे नहीं थे, बल्कि क्यों? थे ही नहीं। कितने साल के थे आप? 26-27 साल का। अच्छा। वाह वाह वाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं ना, 26 साल के मतलब आप ये बताएं कि अपनी बर्थडे आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं? ऐसे ही जैसे कर रहा हूँ। ऐसे ही अपने दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली में कोई पार्टी वगैरह, सेलिब्रेशन? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन दोस्त बहुत हैं, चाहने वाले हैं। आज मैं मेरे ख्याल 4-5 जगह और जाऊंगा, जैसे आपने जाएंगे? इज्जत बख्शी है। वैसे आपने इज्जत बख्शी हमें यहाँ पर आकर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा? आप कितने शरारती थे, या पहले से ही आपके ज़हन में होता था कि फिल्में चलाते थे या नहीं चलाते थे बचपन में? फिल्में बनानी तो आपने बाद में शुरू की है। नहीं, बचपन सबमिसिव था। बस ये जो जिबिलतन इंसान होते हैं, जो सोचते बहुत हैं, जो फील बहुत करते हैं, वही राइटर बनते हैं। तो मैं बचपन से ही बहुत सबमिसिव था। छोटी छोटी बातों पे मेरे अंदर वो फीलिंग्स डेवलप होती थी, सेंसिटिव जिसको बोलते उसको फिर आपने अल्फाज में परोना शुरू हैं। किया? वो फिर जब बड़े हुए तो फिर ये किस एज में आपको हो गया था आइडिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं? मेरा ख्याल है मैं 9th क्लास में था जब मैंने पहला एक आर्टिकल लिखा था बच्चों के अखबार में। कोहिस्तान अखबार होता है नसीम इजाज़ी साहब का। ठीक है। तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। फिर जब कॉलेज में गए तो फिर साथ साथ जर्नलिज़्म करते रहे। फिर 70 में मैंने जब कॉलेज और जर्नलिज़्म छोड़ा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। अच्छा सर, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये कुछ सवाल का शिकार भी रही, बड़े मसाइल भी इसमें रहे। आपने बहरहाल बहुत अच्छा इसमें काम किया और सही कंट्रीब्यूशन जो है ना वो सैयद नूर साहब की है। मैं तो ये समझता हूँ। अल्लाह का सब लोग शुक्र। बच्चे को पता है कि Single-handedly। सैयद नूर जो है बाकी लोग भी उनकी हैं। फिल्म है चूड़ियाँ, मजाजन, जो जी। मुझे भी पता है कि मैं अपने बचपन में देखी थी। अच्छा, और माशाल्लाह आपको 10 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, तो ये भी बहुत, सितारा इम्तियाज़ भी मिला है, तो आपको इतना कुछ माशाल्लाह मिला है। सर ये बताइए मुझे, अगर आपको मैं ये अपॉर्चुनिटी दूं कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करें पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, अब आप इसके मेयार को कैसा देखते हैं? अगर हम बॉलीवुड को देखें या हॉलीवुड को देखें? मेयार तो बात की बात है, पहले तो सर्वाइवल है। अच्छा। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में जो हालात हैं, जी कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर रही है। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का तो ख़ास तौर पे आप देखें, इसका ताल्लुक जो है ज़हनी सुकून के साथ है, फालतू पैसों के साथ है, और कोई टेंशन नहीं है तो बच्चों को बोलेंगे चल अभी फिल्म दिखाएं। वरना आपको बिजली का बिल देना है, पेट्रोल इतना महंगा है, बच्चों की फीसें हैं, घर का किराया है। जो मासिस होता था फिल्म देखने के लिए, वो टिकट इतना सस्ता है, महंगा है कि कोई जा नहीं सकता। जब सस्ता होता था टिकट, जब 11 रुपए का टिकट तो लोग होता था, देखते थे। तो लोग इतनी तादाद में, या अब चूड़ियाँ 35 रुपए का टिकट था चूड़ियाँ में, तो 40 करोड़ का उस वक्त बिजनेस था उस उसका। वक्त ओह माय गॉड। तो जितना सस्ता टिकट होगा, ये एंटरटेनमेंट जो है ये मिडिल क्लास, सस्ती होनी चाहिए। लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए है। ये जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो घर में सिनेमा बना लिए हुए हैं। ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे आप, जो आजकल की ड्रामा इंडस्ट्री है? ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है, सर्वाइव कर रही है। बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर और मेकर, प्रोडक्शन हाउसेस बने हुए हैं कराची में बहुत ज़्यादा। तो वो तो अच्छा जा रहा आपने है। क्या सोचा, कभी कोई ड्रामा लिखने का नहीं सोचा? अब तो डायरेक्ट सोचना ही करने का? पड़ेगा जीने के लिए। डायरेक्ट करने की? डायरेक्ट भी करेंगे, लिखेंगे भी। अच्छा ये बताइए, आपके जो आइंदा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, ताकि लोग भी थोड़ा वेट कर रहे होते हैं? जी हाँ, अभी मैंने एक फिल्म बनाई है, दैट इज़ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म।
उसका नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह इन लाहौर। ये एक चंडीगढ़ का लड़का है अच्छा। जो लाहौर देखने आता है, अच्छा ओके। उस पे बेस करके बनाई है। और कब आ रही है? ये जब हालात ठीक होंगे। तब आई। इन हालात में तो नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली, वो वैसे खसारे में जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, पहले ही वो लोग देखने नहीं डिफरेंट स्टोरी है। वेरी डिफरेंट। मतलब मैंने इस लाहौर की मोहब्बत में ये फिल्म बनाई है और लाहौर के लोगों के ये दिल जो तुम्हें लाहौर से मोहब्बत है या किसी और से मोहब्बत है? अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? लाहौर। लाहौर से ही है? जी, पक्के लाहौरी हैं। वाह, 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 पक्के लाहौर। ये हमारे आबाओ अजदाद हिजरत करके आए किरमान से 500 साल 550 साल पहले उन तबलीग के लिए, और तब से ये फैमिली में कोई था शोबिज़ इंडस्ट्री में या आप पहले ही हैं? फैमिली में तो तावीज़ धागे वाले थे सब। ओह। तो उन्होंने आपको तावीज़ धागा करके वापस नहीं किया कि किस इंडस्ट्री में चला गया? बहुत गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा। लेकिन ये जबलतन इंसान होता है, वो बचपन से ही होता है। आगे से आपके बच्चों में आप देख रहे हैं कोई आगे जी, लेकर बिल्कुल। चलेगा मेरा legacy को? बेटा जो है वो कर रहा है काम, अभी वो न्यूयॉर्क एकेडमी से पढ़ के आया है अच्छा, माशाल्लाह। और अभी वो यहाँ मेरे स्टूडियोज को उसने संभाला है और वो बना शॉर्ट फिल्म्स बना रहा है, फेस्टिवल्स फिल्म्स बना रहा है। वाह, वाह। ये एक बड़ी मुसीबत अच्छा, है। शॉर्ट फिल्म्स का बड़ा ट्रेंड आ गया यही है। मैं कहता हूँ, अब देखें जब शॉर्ट फिल्म बनेगी तो कितने लोग देखेंगे और कहाँ देखेंगे। मेन स्ट्रीम सिनेमा की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। चाहे आप रिवाइवल कैसे हो सकता है? उसका रिवाइवल, ये हालात ठीक हो जाए तो फिर। हालात जब ठीक होने की आप बात करते हैं तो सियासी हालात- कैसे हालात हैं? कौन से हालात? मुस्तहकम आपके हालात, इकोनॉमी। मुल्क के हालात, सियासी हालात? इकोनॉमी। सर वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है आपको, ये बताएं ना। देखिए कि आपको सर, गवर्नमेंट से क्या चाहिए? गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, आपकी जेब में पैसे ही नहीं है फिल्म देखने के लिए सर। तो आप तो सारा पैसा लगा देंगे। हाँ, आपके पास बमुश्किल घर का खर्चा पूरा होता है। ये तो तब होगा जब फालतू पैसे होंगे, ज़हनी सुकून होगा, फालतू वक्त होगा, तो सोचेंगे यार क्या करेंगे, पैसे भी हैं, चलो बच्चों तुमको फिल्म दिखाते हैं। इंडिया में नेशनल हैबिट है फिल्म देखना। लेकिन सर हमारी फिल्में भी तो वैसी होनी चाहिए ना कि बच्चों को साथ लेकर जाएं। वो शाम को कुछ कर लें, भूखे रह लें, वो फिल्म जरूर देखेंगे जाके। वाह, उनका कल्चर भी बन गया। इसीलिए उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बूम पे है स्टिल, वो कभी भी डाउनफॉल में नहीं आई। बस हमारे यहाँ ये ज़रा थोड़ा सा भी हालात अच्छे हो जाएंगे। हालात अच्छे हो। अच्छा सर, वैसे आज वैसे मदर्स लैंग्वेज डे है, तो मादरी ज़ुबान का आलमी दिन भी है आज, तो उसकी मुनासबत से लाहौरी हैं आप, लाहौर की पैदाइश है, और अगर आपने पंजाबी में तो इतनी ज़बरदस्त मूवीज़ बनाई हैं, तो कोई ऐसा डायलॉग पंजाबी का जो कि आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपने लिखा, हम आपकी ज़ुबान से सुनना है? अच्छा देखिए, मैं जो हूँ ना, मैं बाबे बुल्ले शाह का मुरीद हूँ, मैं बहुत लव करता हूँ। क्या बात। और मैंने ये जो मजाजन बनाई थी, ये उन्हीं की लाइफ स्टोरी से मुतासिर होकर बनाई थी। ठीक। कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ बाबा बुल्ले शाह जाके राई जी सरकार ਦਾ मुरीद हो गया। जी। तो सारे खानदान वाले ने कहा कि की कर रहे हैं बुल्ले, तू पागल हो गया, लोग साडे मुरीद होंगे ने आगे, तू उत्थे जाके राइयां दा मुरीद हो गया। तो उन्होंने कहा मन्नू ही ना सैयद, मैं है नहीं सैयद। इस पे बेस करके मैंने वो फिल्म बनाई थी मजाजन, कि एक सैयद लड़का है, वो एक ऐसी सॉरी एक ऐसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो जाता है जो गाने बजाने वाली है। तो सारे उसको टोकते हैं। घर में बाप जो सैयद है बहुत बड़ा, वो भी कहता है तुम क्या कर रहे हो, वो नहीं मानता। तो वो उस लड़की से बाप जो है रिक्वेस्ट करता है, ऐसे सैयद तुम इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ किसी तरह, हमारी इज्जत का सवाल है ख़ानदान। वो कहती मैं मुर्शद होती थी, वो अपना प्यार को निकल जाती है। अब सुबह उसको पता चलता है बेटे को, अच्छा, तो वो बाप के पास आता है, उसे पता चलता है मेरे बाप ने निकाल दिया। तो इसके सीन का एक डायलॉग है, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि वो बाप से कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसके बुरी तरह पेश आंदा उसदे नाल। तो बाप कहता है हुण की है, कहता हुण है कि मैं तुहाडे कोल तुहाडा पुत्तर खोलांगा, और मैं ना तुसी मेरे बाप ना मैं तुहाडा पुत्तर, मैं जा रहा। वो कहता है तुम जिले शाह, उसका नाम जिले शाह। कहता है सुने जिले, ऐ सौदा तेन बड़ा महंगा पड़ेगा। ये डायलॉग है अब मेरे आ रहा है। कहता शाह जी सौदा भावें बुल्ले शाह दा होवे भावें जिले शाह दा, एनजीओ में। हाय क्या बात, वाह। जबरदस्त। यहाँ मैंने और ये आपने खुद लिखा?
ऑफ कोर्स। क्या बात, क्या बात। लॉलीवुड का जो है फ्यूचर, वो आप क्या देख रहे हैं? जो मेरे मुल्क का, मेरे वतन का फ्यूचर है वही लॉलीवुड का है। बहुत गहरी अभी बात उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपने तो ज़िंदगी में इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए हुए हैं। अच्छा, एक कोई ऐसी चीज़ रह जाती होती है इंसान की कि यार ये एक रहती है, ये एक प्रोजेक्ट रहता है, ये एक स्टोरी रहती है, ये अच्छी फिल्म बनाना रहता है। मैंने नहीं बनाई अभी तक। आपने बहुत अच्छी मैं movies बनाई। मुतमईन नहीं हूँ, सच्ची बात। अच्छा, इससे भी अच्छी बनाना चाहते हैं? मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो लोगों के दिमागों में याद है। हाँ, दिमागों में नहीं, जो कहेंगे यार ये अच्छा काम हुआ है, पाकिस्तान की पहचान बन जाए वो फिल्म। अच्छा सर, ये बताइए कौन सी स्टोरी ऐसी है जो कि आप कहते हैं कि यार इस पे मूवीज तो लाजमी बननी चाहिए पाकिस्तान में? बच्चों पे। बच्चों पे? हाँ, मैं बच्चों पे फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैंने कुछ थॉट्स इकट्ठे किए हैं। बच्चों से एक्टिंग करवाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन वो बड़ी नेचुरल करते हैं। अगर जब करते हैं उनको, अगर आप नफसियाती तौर पे इन्वॉल्व कर लें, उस कैरेक्टर में ले आए, तो उसको पता भी नहीं चलता और वो एक्टिंग कर जाता है। हम भी यहाँ पर बड़े टैलेंटेड बच्चों को बुलाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस वाले बच्चे। हमारी भी सुनो पाकिस्तान का पूरा एक सेगमेंट है कि न्यू टैलेंट को हम लेकर आते हैं। बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो अच्छा टैलेंट हम आपको भी आप पे भी नजर नहीं, सर आप बच्चों उसमें की से बात pick कर रहे हैं, तो ये बच्चे कैसे लग रहे हैं आपको? माशाल्लाह, आप जैसे बच्चे, आपकी एज के बच्चों को टैलेंट चाहिए इस वक्त, ज़रूरत है। बस इमरान सनावला और मैं इन्हें अभी ये जो मैं अभी ज़रूर आप तो माशाल्लाह प्रेजेंस है आपकी दोनों बच्चों की। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, आप लोगों की तो प्रेजेंस है ना, कॉन्फिडेंस लेवल भी है, बोल भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं स्क्रीन के सामने अपने आप को। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। टैलेंट ही नहीं है हमारे पास। लोग कहते हैं ना बहुत टैलेंट है, टैलेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है टैलेंट। टैलेंट ढूंढना पड़ेगा हमें। बहुत टैलेंट शुक्रिया। ढूंढना जो है वो बड़ा काम है जी, और आप इसी काम पे लगे हुए हैं। आपने अच्छा टैलेंट आपकी ढूंढा ड्यूटी है, है। इंट्रोड्यूस भी करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you सो मच। सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको लंबी कामयाबी जिंदगी दे और दे, आप आपको हमारे सेहत मुल्क के लिए नसीब बहुत दे। बड़ा सरमाया है। बहुत बड़ा खास सरमाया तौर पर जी। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा सरमाया है। बच्चे की ज़बान पर पता है जी, सैयद नूर साहब और वो फिल्में बनाते हैं, बहुत शानदार फिल्में होती हैं। तो आज चूँकि आपकी सालगिरह का दिन था, हमने चाहा हम आपको मदऊ करें। आपको बहुत शुक्रिया, आप आए। एक दफ़ा फिर से आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं और आप वो कहते हैं कि आप जिए हज़ारों साल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ सेहत की। तो सेहत के हवाले से दिलचस्प इन्फॉर्मेशन ये है कि मछली और दीगर समुद्री जानवरों में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को माहिरीन ने इंसानी सेहत के लिए मुफीद और बहुत ही मुफीद और बीमारियों से निजात का सबब करार दिया है। तभी माहिरीन कहते हैं कि मछली का तेल कोलेस्ट्रोल और दिल की सेहत के लिए नहायत ही मुफीद है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब गोंदल साहिबा। तो ज़ैनब बताइएगा, ये मछली का तेल किन चीज़ों से मिलता है? मछली से ही मिलता है या कोई अलग से तेल में मिल जाता है? अच्छा, बेसिकली मिलता तो मछली से ही है, लेकिन मछली जब हम खाते हैं या हम तक जब वो पहुंचती है, तब तक उसके वो बेनिफिट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने या मेडिसिन जो बना रहे हैं, उन्होंने इसको कॉड लिवर ऑयल की फॉर्म में, जो है कैप्सूल्स हैं उनकी फॉर्म में, या आपको वो ऑयल की फॉर्म में भी मिल जाता है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल दोनों डिफरेंट होते हैं। यही सवाल था मेरा। हम दोनों को सेम कंसिडर कर देते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है। फिश ऑयल इज जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिश से, खास तौर पे टूना वगैरह से, और कॉड लिवर ऑयल जो है वो फिश के कॉड लिवर, यानी लिवर जो होता है उसमें कॉड एक पार्ट होता है, उससे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आप ये देखें कि खाली बॉडी में वो फायदे नहीं होते जो स्पेशली लिवर में मौजूद होते हैं। अब जैसे हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी सबसे ज्यादा फॉर्म्स जो है उनकी मौजूद होते हैं। एक्टिवेटेड फॉर्म है जिनको हम लेते ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हमारी बॉडी जो है वो उससे मुस्तफीद हो सकती है। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग ऐसे हैं जो विटामिन डी में डेफिशिएंट होंगे, हड्डियों में दर्दें होती होंगी, हड्डियां कमजोर होंगी, आर्थराइटिस का शिकार होंगे या रिकेट्स का शिकार। रिकेट्स जो बच्चों में बोन की डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है कमजोरी की वजह से। आर्थराइटिस जो बड़े बुजुर्गों में, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना, हाथों में, कोहनी में, पाँव में, और यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कुछ हम लोग अपना हाथ जो है वो बीफ और मटन पे जरा ज्यादा साफ करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं, दिल की बीमारियां जो है वो ज्यादा होती हैं। तो अगर आप कॉड लिवर ऑयल जो है उसको यूज करते हो तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हो, अपने दिल की जो बीमारियां हैं उनको भी ठीक कर सकते हो,
और जो वेन्स में आपके ऑयल जमना शुरू हो जाता है उसको भी ठीक करते हो। अच्छा, आप शहर बानो पूछेंगी यहाँ पे कि जो ऑयल है वो ऑयल को कैसे ठीक कर सकता है। बिल्कुल, और ऑयल तो वैसे ही जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट मना करते हैं कि ऑयली चीजें ना खाएं। बिल्कुल, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जिनके साथ ऑयल जाके मिलता है तो वो फैट्स को लेके बॉडी से बाहर जाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि कॉड लिवर ऑयल खाने से आप अपने वजन को भी कम कर सकते हो, अपनी स्किन को भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि विटामिन ई, अब आजकल आपने देखा होगा सिरम्स बड़े फेमस और बड़े महंगे महंगे मिल रहे हैं रेटिनॉल के नाम से। रेटिनॉल है क्या? विटामिन ए का दूसरा नाम जो साइंटिफिक नाम है वो रेटिनॉल है। बिल्कुल, रेटिनॉल कहते हैं कि रात में लगा के सो जाएं आप। बिल्कुल, और आजकल तो वो एक मीम्स भी चल रही हैं कि अगर आपने ये गाना सुना हुआ है तो आपकी जो है वो रेटिनॉल लगाने की उम्र हो गई है, यानी आपको विटामिन ए की जरूरत है। अच्छा। अब विटामिन ए आज तक जो हम सुनते आ रहे थे वो यही था कि आंखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छा है, या नाइट विजन जिन लोगों की खराब हो जाती है या कलरेशन में प्रॉब्लम वो लोग करते हैं उनके लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है। लेकिन विटामिन ए आपकी स्किन को यंगर दिखाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कॉड लिवर ऑयल का और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब ओमेगा 3 का काम ये है हमारी बॉडी में जितना भी आप समझे टिश्यू रिपेयर होना है, मसल रिपेयर होना है, कोई भी बॉडी ने आपकी ने काम करना है वो ओमेगा 3 करवा रहा होता है। ओके। अब ओमेगा 3 जो है हम लोग आपने अक्सर एड्स में इधर उधर सुना होगा ओमेगा 3 इसमें मौजूद है, आपकी सेहत के लिए बहुत एग में अच्छा सुना है कि एग में भी होता है। एग में ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो बाहर से भी ऐड ऑन किया जाता है कि आप अच्छी अमाउंट में ले। लेकिन हर फॉर्म से खाने से बेहतरीन फॉर्म ये है कि आप इसको जो है वो कॉड लिवर ऑयल की फॉर्म में ले। आफ्टर 40 डायबिटीज होने के चांसेस तो आफ्टर 30 ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 40 पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेशो है डायबिटीज की। अगर आप कॉड लिवर ऑयल यूज करते हो तो आपको डायबिटीज के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते अच्छा, हैं। यही मेरा सवाल था आपसे कि जो एज ब्रैकेट है, किस एज ब्रैकेट के लोग जो ऐसे यूज कर सकते हैं? बच्चे, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग सब यूज कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन, और किसी भी उम्र में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल से लेके जितनी भी आपकी उम्र हो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजे की बात ये सिर्फ खाने में नहीं, आप इसको स्किन पे लगा भी सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। और इस ऑयल का ये भी बेनिफिट है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं बहुत ज्यादा स्किन पे ड्राइनेस रहती है, स्किन के फ्लेक्स हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल लड़कियों का मसला मेकअप स्टे नहीं कर रहा होता, स्किन बहुत ज्यादा जो है वो डिहाइड्रेटेड है, जो है स्किन के ऊपर स्कार्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल। कॉड लिवर ऑयल का अगर आप डेली बेसिस पे 2 to 3 ड्रॉप्स लें और अपनी स्किन पे लगाना शुरू किसी भी करें, मार्केट से आसानी से मिल सकता है हमें, क्योंकि बिल्कुल, स्कैमर्स तो हर जगह पड़े हुए हैं, भरे पड़े। तो देखें हर जगह होते हैं। कोशिश करें कि आप बेहतरीन फॉर्म जो है उसकी वो खरीद सकें। अगर आपको कैप्सूल्स में मिल जाता है आप वो ले लें, अगर आपको ऑयल की फॉर्म में मिलता है आप वो ले लीजिए। तो कितने ले सकते हैं हम मंथ में? अगर आप एक हफ्ते की हम बात करते हैं तो आप पूरे हफ्ते में 3 जो उसकी टीस्पून्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। और किसी भी टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फेस पे लगाने के लिए यूज कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले लगाएंगे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। और अगर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोपहर के टाइम इसको इस्तेमाल करें, ताकि ना तो सुबह सुबह आप अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट डालें, ना रात के टाइम डालें। बिल्कुल। अच्छा, इसकी निशानी भी कुछ बताएं कि क्योंकि मार्केट में बहुत से ब्रांड्स जो हैं ये ऑफर कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो असली और जाली में फ़र्क क्या है? अच्छा, असली और जाली में फ़र्क जो है ना वो फ़िश के लिए इसलिए भी हम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये फलानी मछली का फलाना तेल है। तो उसको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सारी फिशेस का वो चीज नहीं कर सकते, तो हमें तो नाम ही ये काले रहू का आता है, खाते भी हम वही ज्यादा वही, और एग्जैक्टली ज्यादा महंगी भी नहीं है वो, ज्यादा महंगी भी नहीं है। और अगर कॉड लिवर ऑयल की बात करें तो ये ज्यादा जो ओशंस में रहते हैं एनिमल्स और फिशेस, ये उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसकी फॉर्म्स डिफरेंट आती हैं, लेकिन ये आपकी जैसे फॉर एग्जांपल कमर में दर्द रहता है, आप इसको ऊपर से मसाज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मछली खाने से हमें ये मिल सकता है? मछली खाने से आपको जो बेनिफिट्स हैं जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है, वो जरूर मिल सकता है, लेकिन हम जिस तरह से मछली खाते हैं उसका विटामिन डी सारा बर्न आउट हो जाता है। हम मछली को खाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे मसाले लगा के, बेसन की कोटिंग्स करके, फिर डीप ऑयल में उसको फ्राई करके, जब वो फ्राई हो जाती है ना तो मछली का कुछ नहीं बचता। तो मछली खाने का सबसे बेहतरीन तरीका है या उसको ग्रिल कर लिया जाए, बेक कर लिया जाए, या उसको बॉयल फॉर्म में खा लिया जाए। हमारे यहाँ सालन की फॉर्म में भी खाया जाता है, वो भी बेहतरीन है, उसमें भी खाया जा सकता है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो हो गया कि हमने रेटिनॉल ऑयल की बातें कर ली और दूसरे वाले जो तेल है उनकी बात कर ली, कि क्रिकेट से आपको लगाव है?
मैं जुनूनी हद तक क्रिकेट देखा करती थी, मेरी तरह। अब नहीं देखती। खेलने का शौक है आपको? खेलने का भी बहुत शौक था। तो बस ज़बरदस्त बात है आपके लिए, और जो लड़कियां घरों में देख रही हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैडबरी डेयरी मिल्क ने एक बहुत ही यूनिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था पिछले साल, कि जो लड़कियां घर में बैठकर ये चाहती थी कि वो क्रिकेट खेलें और उनको शौक था, तो उन्होंने इनको जब लास्ट वर्ल्ड कप था तो उसमें मौका दिया कि जो लड़कियां खेलना चाहती हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी गई, स्पॉन्सर स्कॉलरशिप थी, और अभी 50 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो स्पॉन्सर स्कॉलरशिप पर काम कर रही हैं। तो अभी के लिए कोई है ऑफर? नहीं, मेरे लिए तो ये ऑफर नहीं है। ये आप ही के लिए, क्योंकि जो यंग लड़कियां हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं उनको मौका नहीं मिल रहा, तो ये इनिशिएटिव जो है वो कैडबरी डेयरी मिल्क ने लिया है, और वो इस साल भी है। इस साल भी पीएसएल हो रहा है, और पीएसएल के साथ इस तरह से ये लिंक है कि पीएसएल में जो 100 रन होंगे ना, तो उसमें वो एक स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और वेबसाइट भी आप बता सकती हैं। बिल्कुल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो www.cadburypakistan.com पर रजिस्टर करवा सकती हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके ख्वाबों की ताबीर हो जाएगी और आपको ले लिया जाएगा, और स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जिसमें आप जाकर खेल सकती हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर आप पर है कि आप कितना कामयाब होते हैं। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।